नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बड़ी बहस में चर्चा में आप खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे मोदी के एक और मास्टर स्ट्रोक की और उसके प्रभाव की, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का जो फैसला लिया है वो कड़ा भी है और बड़ा भी है। आखिर यह फैसला कैसा होगा और क्या होगा, इसका असर बड़ी बहस में चर्चा करेंगे और चर्चा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब देश की अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है। तो भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार का 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला कितना कारगर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस फैसले पर हर तरफ से और हर तरह की प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, जो दिलचस्प भी है और दिक्कतों से भरा भी है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये लगा मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक। उनका और उनकी सरकार के काम करने का बिल्कुल अलग अंदाज। तभी तो पहले किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी और जब अचानक सब कुछ सामने आया तो लोग भौचक रह गए। अच्छे दिन लाने का वादा और काले धन पर लगाम लगाने का जज्बा जताने और कारगर कदम उठाने के लिए पीएम ने देश के नाम संबोधन किया तो कहीं खुशी कहीं गम। लेकिन सरकार इसके फायदे समझाने की कोशिश में एक के बाद एक कदम सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को काले धन से मुक्त करने के लिए कदम उठाती रही है और इस दिशा में प्रयास करती रही है। पीएम के इस सख्त संदेश का कितना और कब तक असर दिखेगा, इसके लिए भले ही अभी इंतजार करना पड़े, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद नोटों को लेकर कोई भी इंतजार के मूड में नहीं है। नतीजा हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। तो एक के पास 2, 3, 4 लाख रुपए जमा कर रहा था, वो फुल होगी मशीन। 30 लाख रुपए आता है एक मशीन में। हालांकि सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने से होने वाली दिक्कतों के मद्देनजर कुछ सहूलियतें और ऑप्शन भी दिए हैं, लेकिन फिर भी माहौल में बदहवासी के हालात से इनकार नहीं किया जा सकता। 1000 की नोट दे रहे हैं, 500 की नोट दे रहे हैं, कोई खुला पैसा दे नहीं रहा, खुले आ नहीं रहे, इससे भीड़ लग रही है। कुछ ऐसे ही हालात से देश का विपक्ष भी गुजर रहा है। कुछ विपक्षी केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी अपने उपाध्यक्ष राहुल के हमले के बाद इस फैसले का स्वागत शर्तों के साथ कर रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार के हर कदम को समर्थन करेगी जिससे आम जनता को परेशानी हुए बिना भ्रष्टाचार और काला धन के ऊपर अंकुश लगे। The test will be how quickly and efficiently the old notes are replaced by new notes when they are legally tendered in a bank. बहरहाल 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने और अब 2000 के नए नोट लाने के क्या इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस फैसले का दिलचस्प पहलू यही है कि सबकी नजरें बेशक नोटों पर और कान इससे जुड़े नजरिए को जानने पर टिकी हुई है। समय के लिए दिल्ली से ऋषिकेश और नीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बड़ी बहस में चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के जानकार रॉय तपन भारती होंगे मेरे साथ नोएडा में। इसके साथ साथ हम आगे चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नेता आरती मेहरा हमारे साथ होंगी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकार ने ये अगर फैसला लिया है तो इस फैसले के पीछे हकीकत में है क्या। कांग्रेस के प्रवक्ता जीतू पटवारी मेरे साथ जुड़ेंगे और आदित्य जैन मनिया जो कि कारोबारी हैं भोपाल से मेरे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे भी समझेंगे कि कारोबारियों पर और कारोबार पर, अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा क्या। लेकिन इन सब के बीच तस्वीर कुछ और भी है। तस्वीर कुछ इस तरह की है जो सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के फैसले की तारीफ भी कर रहे हैं और कहते हैं कि यह बड़ा तकलीफदेह है। गौर से देखिए इस तस्वीर को। मोदी सरकार के फैसले ने इस घर की चिंता बढ़ा दी है। इस घर से 11 नवंबर को शहनाई बजने वाली है, लेकिन बेटी की विदाई से पहले ही मार हो रही है।
जाहिर है ये विदाई नहीं बल्कि चिंता के आंसू है। सरकार ने शादी के कार्ड से 20,000 रुपए बदलने की सुविधा दी है, लेकिन इस परिवार के पास तो एक दिन का समय भी नहीं है। ऐसे में अब मां को बेटी के हाथ गीले करने की चिंता सताई जा रही है। आज ये कि दूध लेने भी गई थी, वहाँ दूध वाले ने भी मेरे को दूध नहीं दिया। चीनी लेने गई, चीनी वाले ने चीनी नहीं दी। आटा घर में कुछ भी नहीं है, रिश्तेदारों को चाय पानी भी नहीं पिला सकती। मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए कि मैं चाय पानी पिलाऊं कि नहीं पिलाऊं। अब मैं क्या करूं, मेरी ना उसका पापा है ना उसका भाई है, मेरी 2 बेटी हैं, मैं क्या करूं, कहां से लाऊं पैसा। सर 1000 का और 500 का नोट जो चल रहा है वो उसे अब हम कैसे करेंगे, परेशानियां हमें आ रही है सब। अब मोदी ने तो कह दिया है कि 1000 का और 500 का नोट नहीं चलेगा, ये तो कागज का टुकड़ा हो गया है। अब हमारे घर में ब्याह शादी हमारी बहन की है, तो हम कैसे करेंगे, हम गरीब हैं। अब क्या कहते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहीं ही कहते हैं कि 500 का 1000 का नोट नहीं चलेगा। अब हम 10-20 रुपए लेके कैसे जाए, अब हमें तो परेशानी दिक्कत हो रही है। अब यहाँ ब्याह शादी परसों बारात आएगी, कैसे करेंगे। पूरे परिवार में तीनों माँ बेटी के अलावा कोई भी करने वाला नहीं। बड़ी बेटी की शादी है जिसके लिए माँ और छोटी बेटी ने मेहनत मजदूरी कर रुपया इकट्ठा किया है। खुशी से शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन मंगलवार की रात सरकार के ऐलान ने घर में हड़कंप मचा दिया। अब छोटी बहनों ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई। मम्मी बेचारी हमारी अकेली है, मैं और मेरी सिस्टर है, और बड़ी सिस्टर की मेरी शादी है, और मम्मी और मैं कहाँ तक दौड़ भाग करेंगे, दौड़ भाग भी कर लेंगे, अब पैसों से कहाँ तक जाएंगे। कोई भी देने के लिए राजी नहीं है। इधर उधर कौन अपने घर से निकाल के तो कोई दे नहीं देगा। कोई 10 रुपए 20 रुपए तो दे देगा, हजारों तो कोई भी नहीं दे देगा। मोदी जी काला धन तो इकट्ठा करने लग गए, लेकिन गरीबों का क्या होगा। मोदी सरकार के फैसले की भले ही चारों तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन इस परिवार पर यह बड़ा फैसला बड़ी आफत बनकर आया है। हालांकि परिवार को मोदी सरकार से उम्मीद है कि उनकी मदद से इस घर में जरूर शहनाई बजेगी। असल में एक छोटी सी तस्वीर है जो देश की राजधानी दिल्ली की है। आप अंदाजा लगाइए कि देश के तमाम इलाकों में, तमाम जगहों पर न जाने ऐसी कितनी शादियां हैं और न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो सरकार के इस फैसले से परेशान हो रहे होंगे। असल में तस्वीर और तकलीफ दूसरी भी है। तकलीफ यह है कि देश का गवर्नर, आरबीआई गवर्नर, यह वादा करता है देश के लोगों से कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और इस उम्मीद के साथ, इस वादे के साथ, इस भरोसे के साथ लोग इस वचन को अपनी जेब में रखते हैं और बेफिक्र होकर सो भी जाते हैं। लेकिन तब लोगों की रातों रात नींदें उड़ जाती हैं जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये अब वचन नहीं, ये नोट नहीं, ये भरोसा नहीं, ये विश्वास नहीं, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रात से हो जाएगा। पूरे देश में भूचाल आ जाता है, पूरे देश में चर्चा इस बात को लेकर चलती है कि ये क्या। अब इस तमाम फैसले के बीच काले और सफेद की बहस भी शुरू हो जाती है। काला धन क्या, सफेद धन क्या, लोग उसकी अपनी अपनी परिभाषाएं गढ़ने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा काले धन का, एक हिस्सा सफेद धन का। सफेद धन का हिस्सा अपनी त्वरित गति के साथ आगे बढ़ता रहता है, उसे बहुत ज्यादा परेशानियां होती नहीं है। लेकिन काले धन का हिस्सा अक्सर इस तरह के हिचकोले खाता रहता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 50% हिस्सा अगर किसी का है तो वो काले धन का है, और अगर आप उसे रातों रात उड़ा देंगे तो आप समझिए कि इस देश के लोगों की तकलीफें कितनी बढ़ जाएंगी। इस देश का संकट है कि आज भी गांव-गांव में बैंक नहीं है, बैंक के कर्मचारी नहीं है, बैंक उस तरीके से पैसा नहीं लेता है। आप प्लास्टिक मनी की बात करते हैं तो आप उसे खरीद नहीं पाते। प्लास्टिक मनी से पेमेंट कैसे करेंगे, उसका भुगतान कैसे करेंगे। और यही कारण है कि हमारी मां बहनें या हमारे परिवार में लोग कुछ पैसा कैश अपने पास रखते हैं। ये बात अलग है कि सरकार और सरकार के अधिकारी उसे ब्लैक मनी की परिकल्पना में रहते हैं, लेकिन ब्लैक मनी की, काले धन की सीमा क्या, हम चर्चा इसी पर करेंगे। और सरकार के इस फैसले का कितना फायदा, कितना नुकसान, तब जबकि 1978 में इसी काले धन को रोकने के लिए फैसला किया गया था मोरारजी देसाई द्वारा, और उसके बाद दिन रात ये काला धन बढ़ता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। सबसे पहला सवाल मेरा रॉय तपन भारती साहब से। तपन भारती साहब, सरकार का यह फैसला कैसा,
सरकार के इस फैसले से वाकई फायदा होगा या 6 महीने बाद, 1 साल बाद बाजार में फिर उतना ही काला धन जितने की चर्चा आज? मनोज जी, इसी चैनल के टीवी डिबेट में जब भी हम आए, खास करके बजट के समय जी, तो यह बात हम लोगों ने उठाई कि पैरेलल इकोनॉमी चल रही है जिसमें बाजार में इतना काला धन है, उसे रोका कैसे जाए, उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो सरकार के पास तमाम तरह से सूचनाएं आ रही थी। लगातार चुनाव में भी ये चर्चा थी कि काला धन को लेकर मोदी ने चुनाव भी जीता। तो ये तो प्रश्न था कि काला धन कहां कहां है, विदेशों में है, भारत के अंदर है, इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पर लंबी बहस चल रही थी। पहले मैं बताना चाहूंगा कि काला धन निकालना बहुत जरूरी था। इकोनॉमी जो ध्वस्त हो रही थी या महंगाई परंपार बढ़ रही थी, उसे रोकना सरकार के लिए। इसमें कुछ खामियां हैं, उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। पहले की बात है कि पैरेलल सत्ता की तरह एग्जैक्ट नहीं पता है सरकार को भी, अर्थशास्त्रियों को भी नहीं पता है कि बाजार में या देश विदेश में कितना ब्लैक मनी होगा जी। एक अंदाज लगाया जा रहा है कि 100 लाख करोड़ से लेकर 200 लाख करोड़ तक ब्लैक मनी मार्केट में है जी। लेकिन ये जो आपने स्पष्ट किया है कि ये काला धन पूरा नहीं है, इसमें सफेद धन भी है, काला धन भी है। परेशानी काला धन को लेकर नहीं है, सफेद धन को लेकर है कि मणिपुर के गांव में वो 50 किलोमीटर चलकर 100 किलोमीटर चलकर वो बैंक में कैसे बदलेगा नोट, वो सिक्किम का आदमी हो या अयोध्या फैजाबाद का भी व्यक्ति जो गांव में रह रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे इलाके हैं जहां नक्सलियों की समस्या, वहां तक आज सरकार नहीं पहुंच पाई, बिजली नहीं पहुंच पाई, सड़क नहीं पहुंच पाई। उसके पास जो चंद पैसे हैं, उन पैसों को वो कैसे बदलेगा, ये भी अपने आप में बड़ा इसमें जो वक्त दिया गया है कि 2 दिन बैंक बंद रहने के बाद जो बैंक खुलेंगे या पोस्ट ऑफिस खुलने के बाद जो एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज के लिए मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया। इसमें राय लेनी चाहिए। मेरा अनुमान है कि प्रधानमंत्री ने रिजर्व बैंक के गवर्नर से सलाह मशविरा किया होगा, वित्त मंत्री से किया होगा, ज्यादा से ज्यादा अमित शाह को इस फैसले की जानकारी होगी। ये 3-4 लोगों के अलावा किसी को जानकारी नहीं थी। कदम उठाना है इसका आभास मिल रहा था, क्योंकि मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि काला धन घोषणा करने के लिए आपको 30 सितंबर तक का वक्त दिया जाए। ऐलान ही नहीं किया था उन्होंने, चेतावनी भी दी थी कि उसके बाद कि अगर नहीं किया तो फिर मत कहना मुझसे कि मोदी जी आपने बिल्कुल बार बार वो मीडिया के सामने जनता को बता रहे थे, आगाह कर रहे थे काला धन रखने वालों को। तो 65 लाख करोड़ रुपया किसी तरह सरकार के प्रयास से निकला, जिससे 35 लाख करोड़ के आसपास सरकार के खजाने में टैक्स आया। लेकिन पता था मोदी को कि बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं है। लेकिन उस तारीख के बीतने के मात्र 40 दिन भी नहीं बीता था कि मोदी सरकार ने अचानक स्टेप उठाया। कई लोग कह रहे हैं कि अचानक क्यों स्टेप उठाया गया। मैं समझता हूं कि सरकार को अचानक ही कदम उठाना पड़ता है, अचानक नहीं उठाया जाएगा तो रातों रात। कल आपने देखा होगा, आपने टीवी पर भी कल दिखाया कि जगह जगह लोग पेट्रोल पंप पर लाइन में लग गए, डिपार्टमेंटल स्टोर में लग गए। ये तो गुप्त योजना होती है। अब इसका जो असर जो पड़ रहा है मार्केट पर, देश पर, जिलों में, गांव में, ये 10 दिन के बाद आपको रोज तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। कई जगह अब तड़पते हुए आपने एक बहुत मार्मिक स्टोरी दिखाई कि शादी ब्याह होना मुश्किल है, मेहमानों को चाय नहीं पिला पा रही हैं, खाना नहीं खिला पा रही हैं। ये दृश्य और गहराएगा। लेकिन व्यापारियों की स्थिति क्या है, उसे समझने के लिए हम जैन साहब के पास चलेंगे। आदित्य जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, व्यापार की स्थिति क्या, व्यापारियों की स्थिति क्या? निश्चित तौर पर सरकार ने राष्ट्र की तरक्की के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है जी, लेकिन व्यापारी को जो टीथिंग प्रॉब्लम आ रही है, जो शुरुआती दौर में प्रॉब्लम आ रही है, आज हमने देखा कि हमारे व्यापारियों के पास दुकान में बहुत कम बिजनेस हुआ जी। आज व्यापारी को ये समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है कि उसके पास की बिक्री के जो पैसे हैं वो कैसे पूरे सुधरेंगे। सरकार ने अभी निश्चित तौर पर 4000 रुपए की एक लिमिट दायर की है। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं व्यापारी को कॉन्फिडेंस में लेना था, लेकिन जब आप हमारे पूर्व एक आर्थिक सलाहकार ने बताया कि ये सब गुप्त बातें रहती हैं और इनको एकदम ही चलाया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो कदम उठाया है ये बहुत सख्त और ऐतिहासिक कदम है, मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन जब उन्होंने एक बात कही कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र में काला धन और भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमारे देश के नागरिकों को
कहीं तकलीफ सहना की, दोनों में से एक चुनना पड़ेगा तो हम तकलीफ चुनेंगे। मैं मानता हूं हम व्यापारी तकलीफ चुन रहे हैं, लेकिन जो 2 दिन बाद जो सारंग निकलने वाली है, जो त्योहार में शादियां होने वाली हैं और जो घरों में वैवाहिक फंक्शन होंगे, तो उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं प्रावधान रखने चाहिए थे। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार तक ये खबर सहारा समय के हिसाब से पहुंचेगी और सरकार इसका समाधान भी निकालेगी, क्योंकि बड़ी मार्मिक कहानी करेक्शन हो सकता है, सुबह भी अभी कहानी आई थी तो करेक्शन उसके कर घर में सकती दूध है। नहीं आ पाया। सरकार बाजार का रुख भी देख रही है, करेगी। अधिकारी उसका अध्ययन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास चूंकि सूचना तंत्र उनका बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, ये तमाम सारी चीजें पहुंच रही होंगी, लेकिन वो फैसला कब तक करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। आरती मेहरा जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता, उनके पास हम चलेंगे। आरती जी, ये कहा जा रहा है कि वाकई एक ऐतिहासिक फैसला, भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक में कहीं ना कहीं भारत का आम आदमी भी पिस रहा है, थोड़ी तकलीफ उस बात की, आप मानती हैं? मनोज मनी जी, आज भारत के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है जी। भारत की इकोनॉमी के एक प्रोटेक्टर के रूप में, एक रक्षक के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी उभरे हैं। जिस तरह से देश में काले धन का लगातार विस्तार होता चला जा रहा था, काले धन के कारण ड्रग माफिया जिस तरह से हावी हो रहे थे, हमारी आने वाली जनरेशन्स पे उसका असर हो रहा था, जिस तरह से काले धन का दुरुपयोग आतंकवाद के लिए हो रहा था, तो इन सभी बातों का एक स्ट्रोक में आंसर दिया है। ठीक है, बिल्कुल मानती हूं अफरा तफरी भी है, थोड़ी सी परेशानी भी होगी, हम देश के लोग हैं। कोई कड़ा फैसला, अगर सख्त फैसला लिया है, तो आप अगर आम आदमी के पास जाते हैं तो आम आदमी कहता है कि जो मेरे आने वाली सदियों को, मेरी नस्लों को सुधारे फैसला, जो मेरे भविष्य के, देश के भविष्य को सुधारे, उसमें अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसको सह लेना चाहिए एक भारत के नागरिक होने के नाते। मैं उस परिवार के प्रति पूरी अपनी संवेदना रखती हूं जिस परिवार का अभी आपने जिक्र किया, और ऐसे सभी परिवार, क्योंकि जो आपने दूध की बात कही, आज सुबह मेरे घर में भी दूध नहीं आ पाया, लेकिन आप हमें एक दिन का दूध देखना है या आने वाले और देश के 125 करोड़ बच्चों को दूध मिले, ऐसी व्यवस्था देखना है। और ये कुछ भी अचानक नहीं किया, गुप्त किया, जैसे कि हमारे अर्थशास्त्री जी तपन राय जी कह रहे थे, गुप्त जरूर किया, और ऐसे फैसले गुप्त ही किए जाते हैं, लेकिन अचानक नहीं किया। उनका माइंड, मनु जी, बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने देश में आते ही एसआईटी बनाई थी काले धन पे, उसके बाद तुरंत उन्होंने जिस तरह से जनधन योजना लागू करी, 22 करोड़ लोगों के देश में खाते खोल दिए थे। उनके माइंड में क्लैरिटी थी, विदेशों का रह गया बस। एवरेज एक परिवार के 4 लोग भी लें तो आप देखें देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या आ जाती है। तो मनु जी, उन्होंने एक एक कदम सोचा, उसके बाद उन्होंने लोगों को चांस दिया कि आपका काला धन है, सितंबर से पहले विदेशों का काला धन आरती जी रह गया था, अगर आप टाइम पे करते जी। विदेशों में जो काला धन भारत का जमा है बैंकों में, वो रह गया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। अभी उसमें जितनी अपेक्षित सफलता मिलनी चाहिए थी नहीं मिली है, लेकिन काले धन में सफलता के लिए 68,000 करोड़ रुपया पहले, 68,000 करोड़ का टोटल 30 सितंबर तक 35 से 40,000 करोड़ पहले आया जी। और आज देखिए उसका एक बहुत बड़ा कारण था, हमसे पहले जब इस मुहिम को भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सड़कों पर चलाया, उसके बाद बाबा रामदेव ने 3.25 लाख करोड़ का टारगेट था आपका। बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने जो पैसा था वो उस देश से निकाल के कहीं और किस तरीके से घुमाया, वो भी आएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी घूम रहा है वो कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। और मोदी जी का विजन और उनका विजडम बहुत क्लियर है, वो देश देख रहा है, वो देश एप्रिशिएट कर रहा है। और आने वाले, और जो एक हमारी पंडित दीनदयाल जी की जो विचारधारा है कि अंतिम सीढ़ी पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसको मुख्य धारा में लेके आना है,
उसके सिर पे छत, उसके पेट में अन्न, उसके बच्चों को स्कूल, उसके लिए हेल्थ व्यवस्था, इन सब कार्यों को करने के लिए। और अब जरूरी है जब हम एक विकसित देश की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरह से, और एक कड़ा फैसला है, कुछ दिन की परेशानी आएगी। मेरे भारत का देश, भारत के लोग जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है, आम आदमी आज बहुत खुश है और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है और ऐसा फैसला है जो देश का, जो जिसे कहते हैं गेम चेंजर बन के उभरेगा। आरती जी, बस एक छोटी सी बात बता रहा हूं, भाजपा में इसका जिक्र जरूर कीजिएगा। इस फैसले से पड़ोसी मुल्क नेपाल भी हिल गया है। नेपाल में इंडियन रुपीस की वैल्यू है और वो पैरेलल है, नेपाली करेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज विराटनगर से मेरे पास एक फोन आया, विराटनगर रक्सौल के पास बिहार के बॉर्डर पर है। उन्होंने कहा कि हमारा 1 लाख क्या होगा, हम तो इंडियन करेंसी पर भरोसा करते थे। बांग्लादेश में भी इंडियन करेंसी का वैल्यू है। तो भारत के प्रधानमंत्री को यह देखना है कि पड़ोसी मुल्कों में जायज पैसे, कानूनी पैसे उनके पास तो आपने उनको बताया नहीं कि वो कागज हो गया? कागज वो मैं इंतजार कर रहा हूं कि सरकार बताए कि नेपाल में जो भारतीय बैंक है वहां कैसे एक्सचेंज होगा। उन तक भी संवाद सरकार को पहुंचाना चाहिए। उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा फंस गया है। आरती जी, देखिए, आप राष्ट्रीय चैनल पे हैं, आपकी बात पहुंच ही रही है। मैं उसमें किसी भी तरह का सूत्र बनूं तो वो मैं उसमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। लेकिन एक बात, जो लोग इसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसा वो कागज हो गया, सफेद पैसे वालों का देश के प्रधानमंत्री ने कहा है नहीं हुआ, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा है आरती जी, नहीं हुआ है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी का ये वाक्य थोड़ा आपत्तिजनक था। नहीं आरती जी, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कागज का टुकड़ा रात के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। अरे किन के लिए कहा है? उन्होंने ये भी कहा है कि जिसका पैसा वो जो दिखा सकते हैं, रोज लेके आए बैंक में, दिसंबर तक लेके आए, मार्च तक लेके आए, सारे पैसे को करेंगे। हाँ, काले धन वाला जिसने जमाखोरी कर रखी तो उनको बता देना चाहिए कि 2016 के बाद या 2017 के बाद कागज का टुकड़ा हो गया। इसके बाद 30 दिसंबर तक का समय मिलेगा। जी, जीतू पटवारी साहब, देखिए उनकी बातों का विश्लेषण करिए और जो प्रॉब्लम आएंगी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू सरकार के पास जाएगा। सरकार सो नहीं रही है। मैं व्यापारियों की तरफ से भी कह रहा हूं, व्यापारियों को भी कह रहा हूं और सरकार को भी कह रहा हूं कि जो समस्या, हमने किसी अपने दुश्मन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, लेकिन अगर उससे हमारे देश के दूसरे नागरिक मरते हैं तो उनको बचाना सरकार का कर्तव्य है। सरकार इसके लिए कृतसंकल्प है। जीतू पटवारी साहब, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? आपकी पार्टी तो कर नहीं पाई, बीजेपी ऐसा कह रही कि आपकी पार्टी कर नहीं पाई। आपकी पार्टी इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आपकी पार्टी के जो नेता थे, जो सत्ता में बैठे थे, उनके ऊपर कई हजार करोड़ के आरोप लगे। इसलिए आप कहते जरूर थे कि हमने प्रपोजल दिया था, हमने इसकी चर्चा की थी, लेकिन आप कर नहीं पाए। आरबीआई के गवर्नर ने इनके शासनकाल में सिफारिश की थी गुप्त रूप से, लेकिन अमल ही नहीं हुआ। पटवारी जी। मनोज जी, मुझे आवाज में बात करूं? हाँ बिल्कुल करिए। हाँ, तीन बातें मनोज बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि जब भी ब्लैक मनी की बात आए वो कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। आप कैसे भी काला धन आपने चुनाव से पहले लाने की बात कही है, तो मैं समझता हूं वो भी 80 लाख करोड़ रुपया छोटी मोटी बात नहीं कही थी। और रही बात इसकी कि देश में उन्होंने पहले विदेशों में काला धन ढूंढा, फिर देश में ढूंढने लगे, फिर अलग अलग स्कीम करी और अब ये एक स्टेप उठाया है। चलो कुछ भी हो, कम से कम काले धन के चोरों को पकड़ने के लिए सरकार ने कोई कदम उठा रही है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी करेंसी बदली है मनोज। अब नई करेंसी के लिए 20 लाख करोड़ रुपया फिर से चाहिए, 20,000 करोड़ रुपया फिर से चाहिए। मैं समझता हूं एक ये भी इश्यू और एक ये इश्यू है कि ग्रामीण भारत, जो हमारा आदिवासी भारत, जो एक सुदूर पूर्व उत्तरांचल से लेके जहाँ पहाड़ी एरिया होता है, जहाँ बैंकें नहीं है, जहाँ डिजिटल की बात ही नहीं होती, उसके लिए ये नोट बदलेंगे कैसे, ये एक सवाल है। वो तो कचरा होने वाला है, वो एक वो कागज का टुकड़ा जैसा प्रधानमंत्री ने कहा वो होने वाला है। तो ये चिंता है, विपक्ष के नाते हमें करनी भी चाहिए। ये सवाल हम सरकार से करते हैं और सरकार से एक और बात करते हैं कि बाबा रामदेव ने जब कहा कि 1000 के नोट और 500 के नोट बदलो, और वो रोज आज सुबह से
प्रेस कॉन्फ्रेंस ले जा रहे हैं। उनसे अनुरोध ये है कि 1000 की जगह 2000 का लेके आ गए तो काला धन तो और बढ़ेगा ना इससे आने वाले भविष्य में। हमने इतना बड़ा परिवर्तन किया और फिर भी 5 साल 10 साल बाद फिर काला धन बढ़े, ऐसी व्यवस्था के लिए क्या सरकार? ये बड़ा सवाल है। तपन भारती साहब, मेरा सवाल आपसे एक ये है, क्योंकि तमाम देशों की रिपोर्ट है। 2015 में हार्वर्ड कैनेडी स्कूल ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें यह कहा गया था कि ज्यादा बड़े नोट अगर प्रचलन में होते हैं तो उसका इस्तेमाल अपराध में होता है, उसका इस्तेमाल काले धन में होता है। 1000 का नोट प्रचलन से बंद कर 2000 करना, 1978 में भी यह फैसला लिया गया था इस उम्मीद के साथ कि काला धन खत्म होगा, काले धन पर रोक लगेगी, लेकिन हुआ नहीं। वो काला धन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वो काला धन बढ़ता गया। अब फिर से यही व्यवस्था की गई है। क्या यह संभव है कि अगर 2000 के नोट की बात की गई है, 5500 के नोट की बात की गई है, तो धीरे धीरे फिर से यही काला धन उस अर्थव्यवस्था में अपना वही स्थान ले लेगा? हो सकता है कि उसकी गति धीमी हो, लेकिन स्थान वही ले लेगा। देखिए, ये सरकार का फैसले से मैं उतना सहमत नहीं हूं, क्योंकि 2000 के नोट से धीरे धीरे तो साल 2 साल में फिर ब्लैक मनी जमा होगा। एक नई पीढ़ी उसको जमा करेगी। पुरानी पीढ़ी ने जो जमा किया उनका तो रातों रात वो टुकड़ा हो गया जी। तो ये एक खतरा और इसकी संभावना है। लेकिन इस बात में समझना होगा कि इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय मुद्रा को मजबूत करने की जरूरत है। हम हर साल हर महीने ऐसो डॉलर के मुकाबले हम कमजोर होते गए। सरकार को यह कदम उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ समय बाद पता चलेगा। अभी तो इंडियन रुपीज डॉलर के मुकाबले काफी सस्ता है और मैं समझता हूं कि सरकार को भारतीय मुद्रा को मजबूत बनाने के लिए पहल करनी चाहिए। भारतीय मुद्रा की पहल करने के लिए कई फ्रंट पर इनको मोर्चे मजबूत करने होंगे। हमारी इकोनॉमी को मजबूत करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो फैसला लिया है उससे अर्थव्यवस्था फिलहाल 6 महीने 1 साल में मजबूत होगी, या ये माना जाए कि बाजार में मंदी का माहौल होगा? एक कदम से नहीं होगा। देखिए, अर्थशास्त्री लगातार रिकमेंड कर रहे हैं कि आपने टैक्स का जो ढांचा बनाया है वो गड़बड़ है जी। वो अलग बात है कि कांग्रेस के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में 70% टैक्स लगता था। 1 लाख कमाइए 70,000 सरकार को दीजिए। धीरे धीरे घटकर 35% आ गया है। अर्थशास्त्रियों की सलाह है कि आप इसे 25% पे लाइए, 20 से 25%। सिंगापुर जो छोटा देश है वहां पर 25% है। बहुत सारे दुनिया भर के लोग वहां टैक्स के लिए जा रहे हैं। 35% बहुत ज्यादा टैक्स है। कभी कभी कंपनियों को, कॉर्पोरेट सेक्टर को 40% टैक्स पड़ता है। तो ये घटाने की जरूरत है। इसकी उम्मीद की जा रही है। सरकार के खजाने में मनु जी बहुत तेजी से पैसा बढ़ रहा है। 35 जैसा आरती मेहरा जी ने बताया, 35,000 करोड़ रुपया आया है। और ये यदि 4 से 5 लाख करोड़ रुपया आ रहा है तो ये इनमें से जो जिनके 2.5 लाख से ऊपर होंगे वो सबको सब टैक्स भरना पड़ेगा। जाहिर है कि सरकार की इकोनॉमी सालाना 16 लाख से 17 लाख करोड़ के बीच में चल रही है। ये इकोनॉमी शायद 20 लाख करोड़ तक जाएगी, तो वो घुमा फिरा के सरकार मार्केट में ही पैसा छोड़ेगी। तो ये एक लाभ एक दृष्टि से दिख रहा है। लेकिन ये कैसे किया जाए और क्या 2.5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख किया जाए, 3 लाख किया जाए, सरकार को इसके बारे में एक संकेत देना होगा, या हमें इंतजार करना होगा जो जनवरी या फरवरी में बजट आएगा। ज्यादा संभावना है कि जनवरी में आम बजट आएगा, ऐलान होगा। क्या हम उम्मीद करें कि सरकार खजाना भर रहा है, सरकार के पास पैसा आ रहा है, बैंकों में पैसा जा रहा है, तो सरकार इसका फायदा आम जनता को देगी? आने वाले बजट में कुछ लोक लुभावन देना चाहिए। टैक्स में छूट बट्स में कर रहे हैं जी, बताइए। हम सब बातें इवेंट बट्स में कर रहे हैं। सरकार का धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ने दीजिएगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले बजट में कहा था कारपोरेट टैक्स हम कम करेंगे, वो उस तरफ चले भी गए हैं। सरकार इंडिविजुअल टैक्स कम करने की तलाश में है, धीरे धीरे उस विषय पर काम भी कर। लेकिन टैक्स कलेक्शन किस तरीके से बढ़ रहा है, हमारी टैक्स पेयर जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। जब सरकार के पास रेवेन्यू उचित मात्रा में आने लगेगा तभी सरकार टैक्स रिफॉर्म की तरफ बढ़ेगी। आज भारत देश में भ्रष्टाचार किस हद तक है ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जानता है। ये इतनी तेजी से उन्होंने एक ही समय में, इतने कम समय में ऐतिहासिक कदम उठाकर भारत को उजाले की ओर ले गए। विश्व में एक उदय हुआ है, आज के दिन एक सूर्य का उदय हुआ है। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा मुद्दा और बड़ा सवाल है आरती जी, क्योंकि देश में कितना भ्रष्टाचार है ये सभी को पता है, भ्रष्टाचार कौन करता है ये सभी को पता है।
सारे लोग चोर हैं ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन भ्रष्टाचार का एक बड़ा हिस्सा, इस देश के काले धन का एक बड़ा हिस्सा अगर खर्च कहीं होता है तो वो देश के चुनाव में होता है, देश के राजनेताओं के द्वारा होता है। क्या हम ये माने कि अगर काले धन की लगाम के लिए देश के प्रधानमंत्री, आपकी सरकार ये कदम उठा रही है, तो चुनावों में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उसके नीचे का चुनाव हो, जनपद का चुनाव हो, जिसमें काला धन खर्च होता है, बड़ी संख्या में इस्तेमाल होता है, ये देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, और कोई भी राजनेता इस बात से इनकार नहीं कर सकता। क्या उसको रोकने के लिए भी आपकी सरकार या देश के प्रधानमंत्री कोई सख्त कदम उठाएंगे? मनोज जी, बहुत सख्त कदम उठ चुका है। ये कहा ना कि एक ही स्ट्रोक से कई, आप देखिए जितनी ब्लैक मनी और जितना पाकिस्तान ब्लैक मनी को भारत में जिस तरीके से आतंकवाद के थ्रू और वैसे अपने स्लीपर सेल्स के थ्रू भेज रहा था, उस पे स्ट्राइक है। आप इलेक्शन में, अभी इलेक्शंस आएंगे, आपको जितना पाकिस्तान यहां भेज रहा था उतना ही चुनाव में खर्च होता है, इतना। हाँ, तो मैं वो कह रही हूँ कि चुनावों में भी आपको दिखाई दे जाएगा पाकिस्तान ब्लैक मनी करेंसी आ रही थी पाकिस्तान। जब वो पैसा आज का स्टॉक देने का एक बड़ा कारण ये भी था जी। जब पैसा, बीच में मत बोलिए आदित्य जी प्लीज, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे बीच में मत बोलिए। आप जब बोलते हैं तो मैं नहीं बोल रही, प्लीज बोलिए नहीं, वो तारतम्य टूट जाता है। आरती जी, आप अपनी बात पूरी रखिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आरती जी बोलिए। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शंस में तो मतलब मैं खुद 5 इलेक्शंस लड़ी हूं और मैं स्वयं जानती हूं भारत की सच्चाइयों को, और हर इलेक्शन लड़ने वाला क्या उसके साथ पूरा भारत और भारत के नागरिक जानते हैं, जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन ये एक इस स्ट्रोक से, जब आप काले धन को इस तरीके से ला ही नहीं पाएंगे तो आप उस पर डायरेक्ट हिट करते हैं, और इसका असर अभी आपको उत्तर प्रदेश, अभी आपको पंजाब, अभी आपको गोवा के चुनावों में सामने नजर आ जाएगा। तो ये तो सर्जिकल स्ट्राइक इलेक्शंस पे भी हुई है, इकोनॉमी पे एक जबरदस्त प्रोटेक्शन के रूप में ये उतर के आया है। काले धन को बुरी तरह से, जिसे कहते हैं कि काले धन को उखाड़ फेंकने वाली ये स्कीम है, बड़ा बोल्ड, दिस इज द बोल्डेस्ट, दिस इज द स्ट्रिक्टेस्ट स्टेप विथ मोदी जी हैड द गट्स। उनमें था वो हिम्मत, जज्बा था, कांग्रेस में इच्छा शक्ति नहीं थी। कांग्रेस के खुद लोग जिस तरीके से लिप्त थे, नरेंद्र मोदी जी हर मंच से कहते हैं कि आज 2.5 साल में कोई एक उंगली मेरी किसी सेंट्रल मिनिस्ट्री पे उठा दे, 1 रुपए के भी करप्शन पे। तो इस तरह के जज्बे चाहिए, इस तरह का चरित्र चाहिए, इस तरह की सोच चाहिए, इस तरह के लिए। पटवारी जी, चुनाव आप भी लड़ चुके हैं, जैसे कि आरती जी ने कहा कि 5 चुनाव वो लड़ चुकी हैं, आप भी चुनाव लड़ चुके हैं। क्या ये माने कि अब चुनाव में काले धन का इस्तेमाल नहीं होगा, चुनाव में भ्रष्टाचार नहीं होगा? मनोज जी, ये 2 बातें हैं। 87% करेंसी अभी सरकार ने बाहर की है जी, और 80 लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी थी, इसका दावा खुद नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि करीब $500 मिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए विदेशों में जमा है, ये बात भी आई है। और करीब आप देखोगे कि भारत सरकार की वेबसाइट से जो आंकड़े प्राप्त हुए उसमें करीब 20 करोड़ नए बच्चे 35 साल से नीचे के बेरोजगार इस देश में जी। आप देखोगे आरती जी बड़ी बड़ी अभी डींगे हाँक रही थी और कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की बात कर रही थी। आपको ये पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने 1,12,000 करोड़ रुपया केवल कारपोरेट जगत का टैक्स माफ किया है। आपको ये पता है आरती जी कि कम से कम नहीं करते 15 लाख करोड़ रुपया के अकाउंट एनपीए हुए कारपोरेट जगत के जब से मोदी जी आए उसके बाद। आपको ये पता है कि कांग्रेस पार्टी ने हर उस इश्यू पे जिस पर नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे और पूरा करने की कोशिश करता, हम साथ खड़े रहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए आरती जी, आपने कहा कि कांग्रेस के लोग लिप्त थे, तो आप क्या झांझ मंजीरे बजा रहे हैं? सरकार में बैठ के पकड़ो, जो भी चोर है उसको जेल में डालो, ये तो कुछ होता नहीं है। आपसे जब भी सवाल करते हैं आप विपरीत जवाब देते हैं। आरती जी, जवाब आप ही दे दीजिए। अरे भैया, हमारे में गलती थी, हमारे हैं, आप अब जगह पे बैठे तो जवाब दो। आप ऐसी कोई बात नहीं करी। मनोज जी, देखिए ऐसा है कि आज जिस तरह की बौखलाहट कांग्रेस पार्टी में देखी गई, उनका
वो उसे ठीक भी कह रहे हैं। नहीं, वो आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे परंतु आरती जी, वो कुछ आंकड़े बता रहे थे। नहीं, काले धन के आंकड़े, रोजगार के आंकड़े, उद्योगपतियों का जो पैसा माफ किया उसके आंकड़े, कॉर्पोरेट टैक्स के आंकड़े, उस पर क्या कहना है बीजेपी? नहीं, बीजेपी का जो भी किया है, न छुप के किया है और न किसी तरह से अंडरहैंड डीलिंग करी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है, हर फैसला जो है, हर स्टेप जो लिया गया है, वो देश के हित में लिया गया है। वो मेनली मेजरली गरीबों को और देश की हर पॉपुलेशन को सोच के उनके हक में लिया गया है। तो इसका मतलब जीतू पटवारी के सारे आरोप गलत हैं? नहीं, जीतू पटवारी जी जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं, वो आंकड़ों में किसी भी तरह का कोई भी दम नहीं है। आंकड़े वो थे जो हमने पेश किए थे। पटवारी जी यार फर्जी बातें कर रहे हो आप। करोड़ का, आरती जी बोल रही हैं। करोड़ का इन्होंने जो अरे इनको पहले आरती जी थोड़ा अध्ययन करो। आप कुछ भी भाषण देने की जरूरत नहीं है, कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है यहाँ पर। जब हम आपके साथ खड़े हैं, जब आपका कह रहे हैं कि आप काला धन कहीं से भी निकालो, हम कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, स्वागत किया है। मैं जो आंकड़े बता रहा हूँ भारत सरकार की वेबसाइट से निकले हुए आंकड़े हैं। आप कुछ भी जनाब शनाब बकोगी और ये कहेंगे क्या सरकारी मंच है या कोई चुनाव का मंच है? कुछ तो भी आपके आंकड़े फर्जी है। किसने कहा आंकड़े फर्जी है? आप अगर इसको चर्चा के देंगे बात करता है, जो देश के लिए है और देश की जनता के विषय में सोचता है, आम जनता के विषय में। आपकी सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार थी। आप ये बताओ, अगर मेरे आंकड़े गलत है तो कितने प्रतिशत आपने 500,000 के नोट बाहर हुए, तो कितने प्रतिशत करेंसी बाहर हुई जरा बताओ। मार्केटर्स और आप जो मैं पूछ रहा हूं उसका सवाल का उत्तर दो आरती जी। इस सरकार के इन्वॉल्वमेंट आप कहीं पे नहीं दिखा सकते। जो देश के हित में फैसले किए, किसानों को सब्सिडी दी है, आप उसकी आप उसका जिक्र नहीं करते। मनोज जी अभी कह रही थी आरती जी यूरिया में आपका क्या हाल होता था? यूरिया का सत्ता में सड़कों पे आपने कहा कि सवाल पूछा है, सबका जवाब दे रहे सड़कों पे लाठीचार्ज हो रहा था। मुख्यमंत्री पर क्या लगा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर क्या लगा? छत्तीसगढ़ का अनाज घोटाला क्या हुआ? अरे भाई आंकड़ों की बात करिए, पटवारी जी आंकड़ों की बात करिए। पेट्रोलियम के जो पटवारी जी आंकड़ों की बात करिए। 10,000 करोड़ रुपए वो किसी से छुपे हुए हैं। 8,000 एकड़ जमीन फ्री में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए बांट दी। ये क्या देश से छुपा हुआ है? आरती जी और करप्शन नहीं हुआ, करप्शन मुझे रिपीट कर दीजिए, इनकी आवाज ब्रेक कर रही है। आप बताएं जरा वसुंधरा राजे पे क्या आपकी आवाज क्लियर है? पटवारी जी अभी कि ये जो मोदी दूसरे मोदी क्रिकेट वाले वो बाहर क्यों है? आप थोड़ा सा अलग उसमें चले। आरती जी पूछ रही हैं, आप क्रिकेट वो आपके समय के हैं, राजनीति आपके समय के हैं, पॉलिटिक्स के लिए क्रिकेट बाद में खेलते हैं। सुषमा स्वराज ने राखी नहीं बंधवाई उनसे? सुषमा स्वराज ने राखी नहीं बंधवाई? बिल्कुल राखी नहीं बंधवाई। ये आपके मन की या आपकी मन घड़ंत है। न सुषमा जी ने बंधवाई। आप क्रिकेट पे, पटवारी जी आप क्रिकेट पे जा रहे हैं, फिर आप त्योहारों पर जा रहे हैं। मेरे ये कहने का मतलब है कि आरती जी से आप जो पूछना चाहते हैं, आरती जी कह रही थी उन्हें सुनाई नहीं पड़ा है, तो आप आराम से एक एक करके पूछिए, वो आराम से एक एक करके इसका जवाब भी देंगी। पटवारी जी पूछिए आरती जी से। मेरा पेपर निकालने शायद कि करीब 65,000 करोड़ रुपए की अभी स्कीम जो भारत सरकार ने कहा था ब्लैक मनी को लेके, उसमें आया है। ये भारत सरकार ने डिक्लेयर किया। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले कहा कि 87 करीब 80 लाख करोड़ रुपया किसी प्रकार से ब्लैक मनी है। चुनाव के घोषणाओं में, सभाओं में कहा। आप ये देखोगे कि करेंसी का 87% अभी उन्होंने देश के चलन से बाहर कर दिया, 1000 और 500 के नोट में। करीब 5,000 मिलियन डॉलर। आरती जी सुन रहे हो तो जरा ध्यान से सुनना, ये भी भारत सरकार के ही आंकड़े हैं। लगभग आरबीआई के गवर्नर ने ये संभावनाएं जताई कि 5,000 मिलियन डॉलर 30 लाख करोड़ रुपया विदेशों में जमा है काले धन के रूप में। वो आज तक क्या लाना है? एसआईटी का गठन हुआ था। एसआईटी का गठन किसने किया? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने किया।
उसने 2.5 साल में कुछ नहीं किया आरती जी। ये मेरा नहीं, आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, ये बताएं कि 20 करोड़ लोग नए बच्चे रोजगार नहीं मिल रहा है। भारत सरकार 2.5 साल में 10 करोड़ नए बच्चों को बेरोजगार हुए हैं। बस हो गया, उत्तर है, बस हो गया। अब जवाब दे दीजिए आरती जी। अच्छा जी, देखिए, सबसे पहले एसआईटी का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था वो आपके समय से पेंडिंग था, लेकिन आप उसको इग्नोर करते रहे, अवॉइड करते रहे, आप बनाना नहीं चाहते थे। नरेंद्र मोदी जी ने आते ही 15 दिन के अंदर एसआईटी का गठन किया। अब आप दूसरी बात सुनिए, जो आप कह रहे हैं कि इतने लाख करोड़ रुपया जो काला धन, देखिए 2.5 साल में जो डेफिसिट है, अब आप वो देखिए, वो पैसा जो लोगों ने छुपा के अपने कमरों में बंद, अपने संदूकों में बंद करके रखा है, जो सर्कुलेशन में नहीं है, ऐसा जो पैसा है, जब वो नल एंड वॉइड हो जाएगा तो मेरे देश का जीडीपी और बढ़ेगा। आप जीडीपी क्या छोड़ के गए थे? 4.6। आज देश का जीडीपी क्या है? 7.8। आज वो जो डेफिसिट, जो खातों में पैसा ऐसा पड़ा हुआ है जो किसी भी तरह के सर्कुलेशन में नहीं है, उस पैसे को बाहर आते ही मेरे देश का डेफिसिट कम होगा और देश का जीडीपी बढ़ेगा। जीतू जी, मैं बता रही हूं। और काले धन की कमिटमेंट भी हमारी है। जो विदेशों में पड़ा हुआ काला धन है ना, वो यही आरबीआई के गवर्नर जो बता रहे हैं, एक एक चीज पे नजर है। इसी तरह से एक बम उस पे भी गिरेगा। पटवारी जी, संतुष्ट? ये बम्स हैं आपके लिए, ये बम्स सही कह रही हैं कि अगला बम उसी पर गिरने वाला है, विदेश में जो धन है। मेरा अनुरोध ये है आरती जी, आप केवल विदेश में रखे हुए धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दीजिए, उसी दिन आपका पैसा स्विट्जरलैंड से भारत में आ जाएगा। और ये 4,000 करोड़ रुपया, दे दी गई है। काला धन का एक आपके इधर से सरकार ने एक जारी किया है, वो आया है 80 लाख करोड़ और करीब 70,000 करोड़। कितना अंतर है आरती? ये कैसे आएगा वो बताओ। जीतू जी, देश के लोग बहुत पॉजिटिव हैं और वो ये देख रहे हैं कि एक इच्छा शक्ति वाली सरकार है, तो हम जो करने में लगी हुई है और लगातार करती चली जा रही है, अपने गोल को सामने रख रही है। विनम्र शब्दों में देखिए, जो हम कर रहे हैं, आप तो निकाल रहे थे, आप तो खोखला कर रहे थे, आप तो भ्रष्टाचार कर रहे थे, हमने तो पॉजिटिव। सत्ता पक्ष का जो जवाब है वो जवाब यही होना चाहिए, विपक्ष का जो सवाल है वो सवाल यही होना चाहिए, लेकिन इन सबके बीच जवाब क्या है, परेशानी क्या है? तपन भारती मेरे साथ मौजूद है। तपन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिसका जिक्र कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया, बैंकों का जो एनपी है वो एक बड़ा संकट है और लगातार वो माफ होते जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सामाजिक सरोकार की या सरकार की घोषणाएं जिसकी आलोचना भी होती है कि किसानों का कर्ज माफ करने की बात होती है, बिजली के बिल माफ करने की बात होती है, कुल मिलाकर तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन इस तरह के आरोपों का क्या, जो आरोप जीतू पटवारी लगा रहे? देखिए, एनपीए तो इनके भी शासन में था, जिससे इनकार नहीं करना चाहिए। सच बोलिए, दर्शकों को याद है कि एनपीए आपके जमाने में भी था और वर्तमान शासन काल में भी है। उसमें बैंक वाले काफी उदार हैं। क्यों उदार हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पूंजीपतियों की नकेल नहीं कस सकते हैं और गरीब 5,000 या 5 लाख ले लेता है लोन, तो उसे आप नहीं, तो क्या हम माने कि दोनों तरफ खेल बराबर है? हाँ, निश्चित तौर पर दोनों तरफ उदारता है और ये उदारता है। हाँ, इसमें सबसे जो बड़ी बात है ना कि तैयारी को लेकर एक आशंका मेरे मन में है। जैसा कि कांग्रेस के नेता बता रहे हैं, 85% करेंसी आपने बंद कर दी है। 85% मार्केट में उसका फ्लो था और ये सारा काला धन नहीं है, स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं। आधा सफेद आधा हो या 1/3 हो, जो भी हो, सफेद धन भी है, काला धन भी है, दोनों है। अब ये इसके इकोनॉमी में या भारत के बाजारों में, गांव में, शहरों में ये पैसा जल्दी से जल्दी सरकार कैसे पहुंचाएगी, ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये जो पैसे जो छपते हैं, रुपए जो छपते हैं, ये विदेशी कागज पर छपते हैं, या अमेरिका से मंगाया जाता है, स्विट्जरलैंड से मंगाया जाता है। ये कागज कब मंगाया गया, क्या मंगाकर स्टॉक रखा गया, और इसके गवर्नमेंट प्रेस जो है, नासिक का प्रेस है, कुछ चुनिंदे प्रेस है जो उसकी छपाई कर सकते हैं, प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में नहीं भेजा जाता है। ये छपाई कब से हो रही थी, कैसे तैयारी हो रही थी कि 2000 के नोट, 500 के नए नोट,
मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कुछ अध्ययन किया होगा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। अमेरिका के जिस तरह डॉलर होते हैं, उनके कागज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, शायद नया नोट भी अच्छी क्वालिटी का आएगा। इस पर सरकार को करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जल्द से जल्द, अनुमान है शायद 2700 करोड़ के आसपास खर्च होने वाला। जल्द से जल्द इंडियन इकोनॉमी में यह पैसा आना चाहिए और इसमें बैंक और पोस्ट ऑफिस के अलावा और भी जो एजेंसियां हैं उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा देश में स्थिति खराब हो सकती है। आरती जी, आदित्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग में अभी खासी हलचल बनी हुई है, व्यापार को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, उनकी तमाम परेशानियां क्या हैं? व्यापारियों की चिंता क्या है, परेशानियां क्या है? क्या ये मान लें कि व्यापारी सरकार के इस फैसले से खुश हैं? नहीं, निश्चित तौर पर व्यापारी सरकार के इस फैसले से खुश है, लेकिन व्यापारी को अपने आप में अब बदलने के लिए, तस्वीर में फिट होने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे पैसा मार्केट में लिक्विडिटी 85% नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि 35% लिक्विडिटी जो पैसा था वो काला धन था और जो नकली नोट थे उनको हटाने के लिए। और जहां मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल सभी बैंकों ने ये बोला है कि अगले 3 दिन तक बैंक खुले रहेंगे और हिंदुस्तान की प्रत्येक बैंक में 2000 के नोट पहुंच चुके हैं। ये पिछले 10 दिन की कवायद थी जो कि आज डिक्लेयर हुई है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक बैंक में 2000 के नोट पहुंच चुके हैं और जो उसमें डिवाइस लगी वो भी क्लियर है कि वो डिवाइस जो है 120 फीट नीचे जमीन के अंदर भी गाड़ा जाएगा, तो सरकार को पता चलेगा। नहीं, आदित्य जी, मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। आदित्य जी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि उन नोटों में ना ही 500 के और 2000 के नोटों में कोई डिवाइस नहीं लगी हुई है और कोई ट्रैकिंग सिस्टम या कोई माइक्रोचिप उसमें नहीं है। व्हाट्सएप पर उड़ाया जा रहा है, ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, उसमें ऐसी कोई डिवाइस नहीं है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ जी, मैं आपकी इस बात, दर्शकों को इस बात को लेकर अवेयर होना चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं। या कोई चिप नहीं लगी, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कल से बैंकों में 2000 के नोटों की तरलता चालू है। आम आदमी 2000 रुपए के जो 4000 रुपए के नोट है वो बदल सकता है, अग्नि परीक्षा से गुजरना है, बैंक में आगे। अगर अगले एक हफ्ते में देखेंगे कि सरकार कैसे टैकल करती है, तो प्रत्येक के खाते से पैसा निकले। लेकिन मैंने आपको बताया ना, कुछ अच्छे के लिए हमको कुछ तकलीफ सहनी पड़ती है। अब बाजार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको क्या करना है, व्यापारियों को क्या करना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं चिंता, देखिए सरकार के सामने रख रहे हैं। प्रैक्टिकल तौर पर आदित्य जी, प्रैक्टिकल तौर पर अगर हम चर्चा करें तो इस देश में ही कहीं दूर नहीं जाते, कुछ 100 किलोमीटर पर एक जगह जहां पर प्याज की भरमार होती है, पैदावार की भरमार होती है, और दूसरी जगह वही प्याज 40 रुपए किलो बिकती है। ये देश की स्थिति है, कहीं दूर नहीं जाना आपको। तो ये स्थिति तो नोटों की है। आपको गांव में जाना है, गांव वाले के पास जो पैसे हैं निश्चित तौर पर वो बदलना है। एक दिन में आप सिर्फ आप एटीएम से 2000 रुपए ही निकाल सकते हैं, बैंकों से जो पैसा निकालने की स्थिति है वो भी कम है। आपने 50 दिन का, सरकार ने 50 दिन का वक्त दिया है। मैं समझता हूं कि सरकार को अभी भी समय है, रिवाइज कर देना चाहिए। कम से कम 28 फरवरी तक का वक्त देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम वक्त है। 50 दिन में भारत सरकार के तमाम बैंक, प्राइवेट बैंक, जिनको भी लगा दीजिए, असंभव है कि पैसे को रिप्लेस कर दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए, इम्पॉसिबल है। मैं आपको इस मंच से बता रहा हूं, इस पर सरकार को बदलाव करने की जरूरत है। और पेट्रोल पंप, अस्पतालों, हवाई अड्डे, रेल, इन जगहों पर जो 11 तारीख तक की जो छूट दी गई है, आरती जी, इसे 15 या 20 तक बढ़ाना चाहिए। सरकार को इस पर भी मंथन करना चाहिए। मुझे लगता है कि मीडिया के जरिए, नेताओं के जरिए यदि सरकार तक बात जाएगी तो ये तारीख भी बढ़ाई जाएगी, नहीं तो अस्पतालों में दम तोड़ देंगे लोग पैसे के अभाव में। तपन साहब, मुझे लगता है कि अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें, प्रैक्टिकल स्तर पर देखें, तो जब जनधन के खाते खोले गए थे उस दौरान आप बैंक के किसी कामकाज के सिलसिले में अगर बैंक में जाते थे तो वहां पर इतनी भीड़ होती थी, और स्वयं बैंक के मैनेजर और बैंक के कर्मचारी ये कहते हैं कि हम लोग पागल हो चुके हैं, हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे पास वो तमाम सुविधाएं नहीं है। लेकिन सरकार ने एक ऊपर से आदेश दे दिया है, बिना स्थिति को देखते हुए, बिना परिस्थितियों को जानते हुए, कि नहीं आपको खाते खोलने हैं, और इसके लिए सरकार ने हमें कोई विशेष सुविधा भी नहीं दी है। तो वो स्थिति खाते खोलने को लेकर है। यहां तो देश का हर व्यक्ति अपने नोट को बदलने के लिए बैंक में पहुंचने वाला है, और मुझे लगता है कि बैंक की जो स्थिति होने वाली है आने वाले समय में लेकर, वो बड़ी अजीब सी होगी।
बिल्कुल, ये विकराल रूप खड़ा हो सकता है। बैंकों के सामने लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आएगी, तमाम आपकी पुलिस व्यवस्था उसमें लगी रहेगी और आप सड़कों पर देखिएगा, टेलीविजन पर यह दृश्य आएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, लंबे हो सकता है कि 300 मीटर दूर 400 मीटर लंबी लाइन लगी हुई। भारत देश की बहुत बड़ी आबादी है, स्विट्जरलैंड जैसा छोटा देश नहीं है या अफगानिस्तान जैसा छोटा देश नहीं है, जहां पर 125 करोड़ की आबादी है। उनमें हर आदमी को नोट बदलना है। मैंने देखा है कि पेंटर के पास भी 500 का नोट मिल रहा है। मेरे घर में जो मेड काम करती आती है वो भी कह रही है कि भैया 40,000 रुपये मैंने बेटी के लिए जमा कर रखा है, वो कैसे करो। वो तो संयोग है कि आज मेरी पत्नी का वो पैर छू रही थी, कह रही थी कि भैया ने तो हमें 5 दिन पहले बैंक अकाउंट खुलवा दिया, अब तो 40,000 जमा कर लूंगा। लेकिन वो 40,000 कैसे जमा होगा, कैसे उसकी करेंसी वापस आएगी, उसके लिए अरबपति जो है उसकी तुलना में उसका 40,000 रुपये उसका बराबर है। ऐसे लोगों की चिंता सरकार को करनी चाहिए कि उनको हम क्या लाइन में जगह देंगे, क्या बैंक वाले उस तरह की व्यवस्था करेंगे। वो दिन भर कोई 8 घंटे या 6 घंटे कोई लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। वो तमाम तरह की व्यवस्थाओं को इस बात की घोषणा हुई थी, जब इस बात की घोषणा हुई थी उसी दौरान यह स्पष्ट तौर पर बता दिया गया था कि किन किन सुविधाओं के लिए आपको छूट है और यह भी कहा गया था कि पेट्रोल में पुराने नोट चलेंगे इतनी तारीख तक, इतने समय तक। उसके बावजूद भी आज देश से कई जगह ऐसी सूचनाएं आई है कि पेट्रोल पंप के लोगों ने भी मना कर दिया कि हम 500 के नोट नहीं सरकार को करूंगा कि मिल्क डेयरी को भी इजाजत दे दीजिए कि वो स्वीकार करें। बहुत सारे मिल्क डेयरी अपने रिस्क पर आज ले रहे थे पैसे, लेकिन उन्हें भी छूट देनी चाहिए कि बच्चों को तो दूध मिलना ही चाहिए। किया है, बच्चे बिना दूध किया जा सकते हैं। किया है आरती जी, मिल्क डेयरी इसको किया है, मिल्क डेयरी को भी किया है और आप वहाँ पे जाके 500 रुपए। हाँ, दिक्कत यह है कि छोटा नोट वापस नहीं मिल रहा, लेकिन डेयरी वाले डेयरी वाले लिख के दे रहे हैं कि इतना पैसा बकाया है, कल इतना आप और ले लीजिए, 500 आपका जमा हो गया, आज 240 खर्च लिया, कल 260 ले लीजिए, परसों में पूरा कर लीजिए। तो ऐसी बात नहीं है, पब्लिक नीचे एकोमोडेटिव भी हो रही है, इसे पसंद भी कर रही है और देश का उज्जवल भविष्य भी इसमें देख रही है। तो आपको लगता है कि जो लंबी कतारें आएंगी और नोट बदलने के लिए जो सफेद धन, काला धन नहीं, सफेद धन को जो बदलने की जो लंबी लाइन लगी, व्यवस्था तैयार है, सरकार टैकल कर लेगी? आरती जी, देखिए ऐसा है, जिस देश में तपन भारती जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं, अगर अवसर दो तो आप लोग। इतना बड़ा नाग डस रहा हो जिस देश को, जिस देश के बच्चों को। मेरा आरती जी जरा, आरती जी आपके अगर भाषण कम हो तो मैं जरा बात करूं। करेंसी आ रही हो, जिस देश में काले धन के कारण इतनी बड़ी। मेरा अनुरोध ये है मनोज कि ये जो तात्कालिक परेशानियां हैं, ये ठीक है, आज नहीं कल साल में हो जाएगी, आज नहीं होगी तो 15 दिन में हो जाएगी, पर दीर्घकालीन व्यवस्था में इस व्यवस्था से कितनी प्रॉब्लम आने वाली है, अगर हम उन पे विचार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप देखोगे कि जब एक बार इतनी बड़ी ब्लैक मनी का पार्ट अगर डंप होगा या एक तरह से डेड हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप होगा, इस पर एक विचार करने की आवश्यकता है। जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में अगर डंप आएगा, जीडीपी बढ़ेगा, मुझे भी पता है वो बढ़ेगा, डिफरेंस बात मैं नहीं समझता हूँ, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। तीसरा एक विषय, तीसरा की जीडीपी बढ़ेगा, बिल्कुल ये आपकी बात सही है, लेकिन जिन बेटियों की शादी का टुकड़ा होगा, जिन बेटियों की शादी अटक रही है, उनके बारे में सरकार क्यों नहीं कह रही है कि वो 40,000 शादी वाले परिवार वाले 2 लाख 5 लाख रुपया निकाल सकते हैं? उनको आप बंदिश क्यों बांध रहे हैं कि 4,000 20,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकते? शादी की तो डेडलाइन पहले 6 महीना पहले तय हो गई है। जनता को जो परेशानी आ रही है, शादी वाले के लिए बैंक में अलग कतार क्यों नहीं? राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को चैनलों पर नहीं बनाए, हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को चैनल पर नहीं बनाए, हम आम जनता। ये बड़ा सवाल है, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी ये बनी हुई है कि आखिर सरकार का फैसला काले धन को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार का फैसला सराहनीय है और हर दल, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसका स्वागत भी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अचानक जो सरकार का फैसला लिया गया है और उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, उन समस्याओं को कैसे खत्म किया जा सकता है? तमाम तरह की चीजें बताई गई हैं कि आप कल से कब
कितने बजे कौन सी बैंक में कितने पैसे किसके जरिए निकाल सकते हैं। लेकिन आपने वो भी देखा है कि एक इसी देश की सीमा में एक इलाका ऐसा जहां पर प्याज 40 और 50 रुपए किलो बिकती है, और एक इलाका ऐसा कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर जहां पर किसान उसी प्याज को पैदा कर और जानवरों को खिलाने के लिए डालता है। तो ये बात उस देश की है जहां पर हर व्यक्ति अपने नोट बदलने के लिए बैंक में जाना चाहता है और नए नोट निकालने के लिए एटीएम से और बैंक से पैसे निकालना चाहता है। क्यों? क्योंकि फिलहाल उसकी घर की अर्थव्यवस्था थमी हुई है। लेकिन इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कुछ और समय के लिए। फिलहाल इस चर्चा के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए समय के साथ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।